अगर आप ओहायो में स्पेंसर और मोनिक टेपे की बर्बर हत्याओं का पीछा कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि जांच और सबूतों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। हालांकि अब एक नया वारंट दस्तावेज सामने आया है जिसे सार्वजनिक कर दिया गया है और हमें अभी अभी कुछ नए विवरण पता चले हैं कि अधिकारी क्या ढूंढ रहे थे और शायद क्या मिला है। मोनिक के पूर्व पति माइकल मैकी पर इस दोहरे हत्याकांड का आरोप है। लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत साइड बार में आपका स्वागत है। मैं जेसी वेबर हूं। अरे जल्दी से, मेरे पास कुछ बहुत ही रोमांचक खबर है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ठीक है, तो हमने यहाँ लॉ एंड क्राइम पर आपके साथ बहुत समय बिताया, आप जानते हैं, हर अजीब मोड़ और देर रात के केस पर चर्चा करते हुए। लेकिन हम चाहते थे कि आपको एक ऐसा तरीका दें जिससे आप एक्शन के और भी करीब आ सके, और इसी वजह से हम आखिरकार लॉ एंड क्राइम प्लस लॉन्च कर रहे हैं। यह आपका नया पसंदीदा स्थान है जहां बिना विज्ञापन के हजारों घंटे के एपिसोड्स और एक्सक्लूसिव केस फाइल्स मिलेंगी जिनमें आप खुद सबूतों की पड़ताल कर सकते हैं। ये कम्युनिटी उन लोगों के लिए है जो देर रात तक विश्लेषण करते हैं और फैसले का इंतजार करते हैं। ये जगह हमारी और आपकी दोनों है। आगे बढ़िए, ऐप डाउनलोड कीजिए, फीचर्स देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। आप आज ही lawandcrimeplus.com पर जा सकते हैं और हमारी सीमित समय की डील सिर्फ 399 प्रति माह या पूरे साल के लिए 4099 में ले सकते हैं। टेपे मर्डर केस में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहा है कि असली सबूत क्या है। हम पीड़ितों को जानते हैं। स्पेंसर टेपी 37 वर्षीय डेंटिस्ट, उनकी पत्नी 39 वर्षीय मोनिक टेपी जो 2 बच्चों के माता पिता हैं। हम जानते हैं कि यह एक बर्बर अपराध था। अधिकारियों का कहना है कि 30 दिसंबर को ओहायो में अपने घर के अंदर उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई थी। यह विनलैंड पार्क, नॉर्थ 4th स्ट्रीट के 1400 ब्लॉक में है। अधिकारियों के अनुसार घटना सुबह 3:52 बजे हुई। अधिकारियों ने बताया कि स्पेंसर को 7 बार गोली मारी गई थी, मोनिक को 9 बार। हम मैगजीन पर गोलियों की बात कर रहे हैं और जब ये घटना हुई उस वक्त उस जोड़े के 2 छोटे बच्चे घर के अंदर थे। शुक्र है उन्हें कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि गोलीबारी के कुछ घंटे बाद सुबह 10-11 बजे जोड़े को मृत घोषित किया गया। माना जा रहा है कि यह मामला तब सामने आया जब कुछ कॉल्स आई। एक कॉल इस बारे में थी कि शायद स्पेंसर काम पर नहीं आ रहे थे। एक कॉल आई थी जिसमें किसी ने घर के बाहर से घर के अंदर एक शव देखने की बात कही थी। हम जानते हैं कि आरोपी कौन है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी मोनिका के पूर्व पति 39 वर्षीय वैस्कुलर सर्जन माइकल मैकी हैं, जिनका 2017 से यानी लगभग 1 दशक से तलाक हो चुका था। आरोप भी स्पष्ट है। अधिकारियों के अनुसार मैकी रॉकफोर्ड इलिनॉय में 7 घंटे दूर थे, लेकिन उन्होंने ओहायो में टेपी के घर जाकर उन्हें करीब से गोली मार दी। उन पर साइलेंसर या शोर कम करने वाले उपकरण का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। 10 जनवरी को रॉकफोर्ड में गिरफ्तार हुए। उन पर गंभीर हत्या और गंभीर सेंधमारी के 4 आरोप हैं। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। वो भी ओहायो के फ्रैंकलिन काउंटी जेल में है बिना जमानत के। लेकिन हमारे पास इस मामले में असली सबूत, ठोस सबूत ज्यादा नहीं थे। अब बात करते हैं नई जानकारी की। हाल ही में खुले वारंट के कागजात में और विवरण मिले हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं और हम इसकी प्रासंगिकता के बारे में बात करना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या पाया हो सकता है और बचाव पक्ष इसका मुकाबला करने के लिए क्या कर सकता है। और स्पष्ट रूप से कहूं तो जब मैं इन बातों और आरोपों को बताता हूं, माइकल मैकी तब तक निर्दोष है जब तक कि उन्हें दोषी साबित नहीं किया जाता। ठीक है, उन्हें अभी दोषी नहीं ठहराया गया है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए मैं ओहायो के अभियोजक, पूर्व डिप्टी अटॉर्नी जनरल और हमारे कार्यक्रम के मित्र मार्क वीवर का स्वागत करता हूं। मार्क, आपको देखकर हमेशा खुशी होती है। काफी समय हो गया, मुझे आपसे इन विवरणों पर बात करनी है। सबसे पहले माहौल बनाने के लिए जब हम सर्च वारंट की बात करते हैं, खबरों के मुताबिक मेरी समझ है कि ओहायो कानून के तहत तलाशी वारंट 90 दिनों बाद सार्वजनिक किया जा सकता है। अब हमें और जानकारी मिल रही है। कोलंबस डिस्पैच के अनुसार टेपीज के मिलने के बाद पुलिस को फिर एक जज के पास जाकर सर्च वारंट पर साइन करवाना पड़ा, जो मेरी जानकारी में सुबह 11:36 बजे हुआ। यह सब लाशें मिलने के तुरंत बाद हुआ। क्या यह सामान्य है? उन्हें वारंट क्यों चाहिए? अपराध हुआ है, 2 लाशें मिली हैं, तो क्या वारंट जरूरी है? हम तुरंत सबूत नहीं जुटा सकते? जब अपराध स्थल सुरक्षित हो और कोई खास जल्दबाजी न हो, तो भी ये साफ है कि हत्यारे को ढूंढना अपने आप में एक तात्कालिक जरूरत होती है। बहुत से अभियोजक यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके पास पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत तरीका हो। तो चौथे संशोधन के तहत तलाशी वारंट की आवश्यकता थी। तलाशी वारंट नियम के कई अपवाद हैं, लेकिन जज से मिला तलाशी वारंट सबसे अच्छा होता है। समय मिलने पर हम जगह सुरक्षित कर तलाशी वारंट लेते हैं। कभी कभी हम एक अतिरिक्त तलाशी वारंट के लिए वापस जाते हैं अगर पहला वारंट उन चीजों को कवर नहीं करता जो हमें लगता है कि उसे कवर करनी चाहिए थी।
अगर मैं थोड़ा पीछे हटूं तो क्या ओहायो कानून में तलाशी वारंट 90 दिन बाद अनसील हो सकता है? ये समय सीमा क्यों है? और क्या ये अभियोजकों के लिए समस्या है कि ये जानकारी मुकदमे से पहले ही जनता तक पहुंच रही है? आप सही कह रही हैं। यही तरीका है जिससे यह काम करता है। यह समस्या इसलिए है क्योंकि इस मामले के बारे में मुकदमे से पहले बहुत ज्यादा प्रचार हुआ है और जनता की जानने की इच्छा को पूरी करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर हुआ क्या था। जैसे जैसे जानकारी आएगी, आप बचाव पक्ष देख सकते हैं। मैं वकील डायन मिनाशी को जानता हूं। वो बहुत अच्छी हैं। उनके पास मजबूत मामला नहीं है, तो उन्हें मुवक्किल की रक्षा का तरीका ढूंढना होगा, जिसमें मुकदमे की जगह बदलने की मांग भी हो सकती है। इसमें किसी भी तरह की मुकदमे से पहले की मीडिया कवरेज से जुड़ी याचिकाएं शामिल हो सकती हैं, जो जनता की और अधिक जानने की क्षमता को सीमित कर सकती हैं। मैं निश्चित रूप से उनके बारे में बात करना चाहता हूं। मैं यहां बचाव पक्ष की रणनीति के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस हलफनामे के विवरण में जाना होगा। तो हमारे पास पुलिस का हलफनामा है जो तलाशी वारंट के समर्थन में है और यह अधिक जानकारी देता है। सही, ये बताता है कि सबूत खोजने को वारंट क्यों चाहिए था, और यह बताता है कि जांचकर्ताओं ने साक्ष्य के 29 नमूने इकट्ठा किए, जिनमें एक साथ पैक की गई चीजें, संभावित खून और यह डीएनए सबूत के कई स्वैब और उंगलियों के निशानों के 15 सेट शामिल हो सकते हैं। वहां 400 से ज्यादा तस्वीरें ली गई थी। मैं इसे एक एक करके देखना चाहता हूं। मार्क, जब आप इसे देखें तो यहीं से शुरू करें। उन्हें खून, डीएनए, फिंगरप्रिंट कहां से मिले? ये सब घर के कुछ खास और महत्वपूर्ण जगहों पर ही मिले होंगे। सही है? बिल्कुल। मकसद है कि घर के उस हिस्से से जहां हत्याएं हुईं, ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाए जाएं। उदाहरण के लिए, अब हमें काफी यकीन है कि जहां बच्चे थे वहां कभी कोई अपराध नहीं हुआ था। इसलिए हमारी दिलचस्पी वहां ज्यादा है जहां लाशें मिली थीं या घुसपैठ का शक है। बाकी हिस्सा कम महत्वपूर्ण है। किसी भी आम घर में हर जगह डीएनए होता है। अब जब हमारे पास टच डीएनए का पता लगाने की क्षमता है, तो हर किसी के घर में तरह तरह की जगहों पर टच डीएनए के सैकड़ों अलग अलग नमूने मौजूद होते हैं। खून एक अलग स्थिति है, आमतौर पर हमारे घरों में नहीं होता, लेकिन ऐसे जघन्य मामलों में जांचकर्ता ज्यादा से ज्यादा सबूत ढूंढना चाहते हैं। वे सबूत इकट्ठा करने पर जोर देते हैं, क्योंकि मुकदमे में क्या होगा पता नहीं। आपको क्या लगता है इससे क्या निकलेगा? वे कैसी जांच करते हैं? क्या घर के अंदर होने से यह ज्यादा जटिल हो जाता है? आप मुझे बताइए। मेरा मतलब है, इस तरह के सबूतों पर किस तरह की जांच की जाती है, और आपको क्या लगता है कि इससे क्या निकल सकता है? देखिए, डीएनए विश्लेषक सबसे पहले हमें यह बताएंगे कि लगभग तुरंत ही वे यह बता सकते हैं कि यह पुरुष का डीएनए है या महिला का। अगर उनके पास संदिग्ध का डीएनए सैंपल है, तो वे मिलान कर सकते हैं। ये वैसे नहीं है जैसा कुछ टीवी शोज में दिखाते हैं। आपके पास पर्याप्त मात्रा में डीएनए होना चाहिए। मैंने हाल ही में एक बच्चे से बलात्कार का मामला अभियोजित किया था। उस मामले में हम बता सकते थे कि डीएनए पुरुष का है, लेकिन नहीं पता चला किस पुरुष का है। तो इनमें से बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सैंपल की गुणवत्ता कैसी है और कितना सैंपल लिया गया था। हाँ, और अगर उन्हें उस घर में मिस्टर मैकी की कम से कम एक फिंगरप्रिंट भी मिल जाती है, तो क्या खेल खत्म हो जाता है? यह आप जानते हैं, मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आरोप था कि वो पहले उस घर में गया था, शायद 6 दिसंबर को। अगर उन्हें वहां कोई फिंगरप्रिंट मिल जाता है, तो क्या उसके लिए खेल खत्म हो जाएगा? यह खेल के अंत की शुरुआत है। उसके पास घर के निजी हिस्सों में जाने का कोई कारण नहीं है, चाहे वो पहले गया हो। अगर उसकी उंगलियों के निशान लाशों के पास किसी बेडरूम में मिलें, तो उनके लिए थ्योरी बनानी होगी। अक्सर वे कोशिश करेंगे कि किसी तरह से समझौता किया जाए, आरोप कम किए जाएं, या किसी तरह का हल निकाला जाए, क्योंकि इस मामले को ट्रायल में लड़ना बहुत मुश्किल होगा। अब तक जो हमने सबूतों के बारे में सुना है, उससे लगता है कि सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई अहम और दोषी ठहराने वाले सबूत इकट्ठा हो रहे हैं। 400 तस्वीरें क्यों? 400 तस्वीरें किस चीज की ली गई है, और इससे अभियोजन पक्ष को कैसे मदद मिलती है? इससे जांच में कैसे मदद मिलती है? क्राइम सीन टेक्नीशियन इसे अपने अपने तरीके से करते हैं, और इसलिए उनमें से कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कि शव के पास एक कप रखा है, तो आप हर अलग अलग एंगल से फोटो लेते हैं। आप ऊपर से भी फोटो लेते हैं, आप उस साइड से फोटो लेते हैं जहां हैंडल है, आप दूसरी साइड से भी फोटो लेते हैं, आप वहां से फोटो लेते हैं जहां कप रखा है। तो सिर्फ एक कप को कैप्चर करने के लिए 4 फोटो हो जाती हैं। आपको कभी नहीं पता होता
कि ट्रायल के दौरान कोई डिफेंस वकील जूरी से क्या कह सकता है, जैसे कि उन्होंने कप का ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया, वो वहां क्या कर रहे थे। जब डिफेंस वकील इस तरह से शक के बीज बोते हैं, तो जूरी के सदस्य शक करने लगते हैं। इसलिए अपराध स्थल के जांचकर्ता अपनी सोच के अनुसार अक्सर जरूरत से ज्यादा काम कर लेते हैं, ताकि बाद में उन पर जानबूझकर कोई तस्वीर न लेने का आरोप न लगे। वे जब एक साथ पैक की गई चीजें कहते हैं तो इसका क्या अर्थ है? खैर, वह कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, वह एक डिब्बा हो सकता है जिसमें कई चीजें रखी हों। यह कागजों का एक ढेर हो सकता है जिसे एक साथ क्लिप किया गया हो। यह एक सामान्य विवरण है, कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हत्यारे ने उस पैक की गई चीज के साथ कुछ किया, तो जूरी जानना चाहेगी, क्या वह चीज शुरू से पैक थी या हत्यारे ने उसे पैक किया। क्या ये चीजें अपराध होने से पहले कहीं और थीं? जितनी ज्यादा तस्वीरें होंगी, अभियोजक के रूप में मैं उनमें से चुन सकता हूं कि सबूत के तौर पर कौन सी पेश करूंगा। सिर्फ वही चुनी जाएगी जो कहानी को सही तरह बयान करे। मैं एक और बात जोर देना चाहता हूं। तो 10 WBNS के अनुसार वारंट में यह भी बताया गया है कि अधिकारी हथियार, कारतूस के खोखे और घर के सुरक्षा कैमरों की फुटेज भी तलाश रहे थे। इस बारे में हमें बताइए। अब हम सब जानते हैं कि घर की सुरक्षा फुटेज हर जगह है, चाहे डोरबेल कैमरा हो या लोग घर के बाहर या अंदर कैमरे लगाते हों। तो वो फुटेज सिर्फ अपराध वाले दिन की ही नहीं, बल्कि अपराध से पहले के दिनों की भी महत्वपूर्ण है, ताकि देखा जा सके कि क्या कोई घर की रेकी या निगरानी कर रहा था, यह पता लगाने के लिए कि वहां कैसे घुसा जा सकता है। बाकी चीजों में हम ये जानना चाहते हैं कि कोई बंदूक या कारतूस के खोखे मिले हैं या नहीं, चाहे वो संदिग्ध मैकी के घर में हो या अपराध स्थल पर। इस वारंट में और ज्यादा जानकारी क्यों नहीं है? मेरे पास और भी बातें हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन इसमें और ज्यादा जानकारी या विवरण क्यों नहीं है? मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि उनके पास उसके खिलाफ जो भी सबूत है, उन्हें लेकर समझ की कमी नजर आती है। मैं 1 मिनट में और सबूतों पर आऊंगा, लेकिन इस हलफनामे में जांच के और विवरण क्यों नहीं है? हमें इसकी असली कॉपी नहीं मिली, सिर्फ रिपोर्टिंग देख रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, पुलिस को अंदाजा होता है कि कौन से जज सर्च वारंट के हलफनामे में कितनी जानकारी चाहते हैं, इससे पहले कि जज सर्च वारंट पर साइन करें। इसके अलावा किसी हाई प्रोफाइल केस में कुछ जजों को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती। उन्हें पता होता है कि कोई समस्या है, उन्हें पता होता है कि उन पर काफी नजर रखी जाएगी, और वे बस जल्दी से साइन कर देते हैं। वे आलोचना से बचना चाहते हैं कि सर्च वारंट जारी नहीं किया। यह हर अफसर पर निर्भर करता है। यह अपराध के हिसाब से और जज के हिसाब से तय होता है। अब कोलंबिया डिस्पैच के अनुसार ये सारी सामग्री है जो अभियोजकों ने मिस्टर मैकी के वकील डायन मिनाशी को भेजी है। आपने उनका नाम पहले भी लिया था, हमने उनसे पहले भी इंटरव्यू किया है, हमने पहले भी उन्हें साइड बार में कवर किया था। उनके पिछले मामलों, डिफेंस स्ट्रैटेजी और हाई प्रोफाइल केसों में जीत का जिक्र किया था। वो बेहतरीन वकील है। मैं सभी को सलाह देता हूं कि अधिक जानने के लिए एपिसोड देखें। यहाँ डिस्पैच के अनुसार यही सामग्री भेजी गई थी। तो ओहायो और इलिनॉइस से कई तलाशी वारंट और हथियार विशेषज्ञों की रिपोर्टें, तुलना करने वाली तस्वीरें और सबूतों की तस्वीरें, 4000 से ज्यादा मीडिया आइटम्स जिनमें फोटो और वीडियो सबूत शामिल है, क्राइम सीन के डायग्राम और स्कैन, रॉकफोर्ड अस्पताल से 250 से ज्यादा वीडियो फाइल्स जो निगरानी से जुड़ी फुटेज हैं जहां मैकी ने काम किया था। हम आम जनता अभी सबूत नहीं देख सकते, लेकिन मैं इस पर बात करना चाहता हूं। मार्क, सर्च वारंट्स, क्या डायन मिनाशी उन्हें देखेगी और जांचेगी कि क्या वे दोषपूर्ण हैं, क्या वे अपने दायरे से बाहर हैं, या क्या वे झूठी जानकारी पर आधारित थे? बताइए कि डिफेंस अटॉर्नी सर्च वारंट को कैसे चुनौती देता है और सफल होने पर आगे क्या होता है? खैर, बहुत सारे प्री ट्रायल मोशन दायर किए जाएंगे, खासकर जब सबूतों की मात्रा काफी ज्यादा हो। एक डिफेंस अटॉर्नी का काम प्रक्रिया में कोई गलती ढूंढना होता है। जज को यह समझाने की कोशिश करना होता है कि कानून प्रवर्तन या अभियोजकों ने किसी तरह से कोई शॉर्टकट लिया है, कोई नियम तोड़ा है, या कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। हमने ये हाल ही में एलेक बॉल्डविन केस में देखा। सभी जानते हैं कि एलेक बॉल्डविन ने उस महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन केस को खारिज कर दिया गया था। केस इसलिए खारिज नहीं हुआ क्योंकि वह दोषी नहीं था, बल्कि अभियोजन पक्ष की केस हैंडलिंग में खामी के कारण जज ने केस खारिज कर दिया।
ऐसे मामलों में जहां सबूत मजबूत हो, बचाव वकील प्री ट्रायल मोशन की कार्यवाही में हुई गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आपने बचाव पक्ष को सौंपे गए सबूत की मात्रा पर बात की थी। एक निंदक कहेगा कि यही रणनीति है कि यहां पूरा भूसे का ढेर है, अब अपनी सुई ढूंढो। कोई कह सकता है, मैं नहीं चाहता कि मुझ पर ब्रैडी उल्लंघन का आरोप लगे, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट के ब्रैडी बनाम मैरीलैंड मामले में अभियोजक को बरी करने वाले सबूत देने को कहता है। कोई कह सकता है, नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, हम अपने पत्ते मेज पर खुलकर रखेंगे। किसी भी तरह ये बहुत काम है और सैकड़ों हजारों घंटे इस सबूत की समीक्षा करने और इस बचाव की तैयारी में खर्च होंगे। मुझे आग्नेयास्त्र विशेषज्ञ की रिपोर्टें दिलचस्प लगती है क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि वहां हमें क्या मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। मेरी समझ है कि अधिकारियों ने कथित तौर पर इलिनॉय में मैकी के घर से एक हथियार बरामद किया है जिसे वे टेपे हत्याओं से जोड़ते हैं और यह शुरुआती बैलिस्टिक जांच पर आधारित है। तो हम शायद हत्या के हथियार की बात कर रहे हैं ना? वो परीक्षण क्या है मैं बताऊंगा, बस सूची में एक चीज और जोड़ने दीजिए। कोलंबिया के कोलंबस डिवीजन ऑफ पुलिस की चीफ एलन ब्रायंट के अनुसार वे नेशनल इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क या निबिन के माध्यम से राष्ट्रीय बैलिस्टिक्स डेटा का उपयोग करते हैं। तो ये रिपोर्ट्स क्या बताएंगी? प्रारंभिक परीक्षण क्या है? देखिए, कई राउंड्स, जिसे हम उस शीशे के टुकड़े के रूप में जानते हैं जो गोली के अंदर होता है, कई राउंड्स और कार्ट्रिजेस की अपनी एक खास पहचान होती है जो उस बंदूक के लिए अनोखी होती है जिससे वे गुजरते हैं। वे रजिस्टर्ड नहीं होते। उदाहरण के लिए, हर गोली पर सीरियल नंबर नहीं होता, लेकिन ये उस बंदूक के प्रकार पर निर्भर करता है जिससे वो निकली है, क्योंकि जैसे ही गोली बैरल से गुजरती है, उस बैरल के अंदर की अनोखी धातु की विशेषताओं के आधार पर वो एक पहचान छोड़ सकती है। ये कहते हुए, हम अभी चार्ली कर्क के मामले में ये जानते हैं, जहां इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या गोली को राइफल से मिलाया जा सकता है या नहीं। मैंने पहले एक ऐसे मामले पर काम किया था जिसमें कई अधिकारियों को एक संदिग्ध पर एक साथ गोली चलानी पड़ी थी, क्योंकि वह बंदूक ताने खड़ा था। और जब हमने उन गोलियों का विश्लेषण करवाने के लिए उन्हें लिया, तो इस मामले में वे सभी ग्लॉक थीं। विशेषज्ञ ने बताया कि इन बंदूकों से किस बंदूक से कौन सी गोली चली, पता नहीं चलता। कई बार हमें पता होता है कि हम सीधा मिलान कर सकते हैं, कभी-कभी हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बैरल के अंदरूनी हिस्से की बनावट और फायरआर्म के गोली निकालने के तरीके के कारण। और हो सकता है कि अगर कोई मामला सिर्फ उसी पर टिका हो और आप आपत्ति कर सकते हैं, आप जानते हैं, आप हत्या के हथियार के संदर्भ में किसने गोली चलाई उसके संदर्भ में, या आप जानते हैं क्या यही वारदात का हथियार है उसके संदर्भ में थोड़ी सी भी उचित शंका उठा सकते हैं, तो वो मामला खत्म भी हो सकता है। लेकिन जब आप इसे इस मामले के दूसरे सबूतों के साथ जोड़ते हैं तो ये सिर्फ एक पहेली का हिस्सा है ना? और मैं इसके बारे में थोड़ा और बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं रॉकफोर्ड अस्पताल से निगरानी से संबंधित 250 वीडियो फाइलें जहां मैकी काम करते थे, डायन मिनाशी को भेजी गई थी। इससे पहले कि मैं दूसरे सबूतों में जाऊं और मैं उस मोबाइल फोन और कार के बारे में भी बात करूंगा, वे वहां क्या ढूंढ रहे हैं, जहां वो काम करता था, वो इस केस के लिए क्यों प्रासंगिक है। आरोपी अपराध से पहले के दिनों और हफ्तों में कहां था, वह कब आया, किस दिशा से आया, इसका पैटर्न बनाने की कोशिश की जा रही है और फिर देखना है कि क्या वह पैटर्न बदला है। आप यह भी देखना चाहेंगे कि वह क्या पहन रहा था। ओजे सिम्पसन केस से प्रसिद्ध सिविल केस में जिस तरह के जूते उसने वह हत्या करने के लिए पहने थे, वे कई साल पहले की उसकी एक फोटो में एक चैरिटी इवेंट में पहने हुए दिखे थे। ये बहुत ही अनोखे जूते थे जो आमतौर पर बिकते नहीं थे। तो हत्या से महीनों या सालों पहले एक चैरिटी इवेंट में उसकी फोटो देखकर सिविल वकीलों के जांचकर्ताओं ने उन जूतों की पहचान कर ली कि वही जूते हत्यारे ने हत्या की रात पहने थे। तो आप पैटर्न, समय, कपड़े और वो कौन सी चीजें अपने साथ रखता है या नहीं रखता, ये सब देख रहे हैं। किस चीज से सुराग मिल सकता है, ये कभी पता नहीं चलता, चाहे वो बचाव या अभियोजन पक्ष के लिए हो। मैं अब दूसरे सबूतों की बात करना चाहता हूं क्योंकि हमें कहानी के दौरान कुछ और सबूतों के बारे में पता चला है। उदाहरण के लिए कोलंबस डिस्पैच की रिपोर्ट है कि मैकी के मोबाइल फोन में 17 घंटे तक कोई गतिविधि नहीं दिखी, या कथित तौर पर 17 घंटे तक कोई गतिविधि नहीं दिखी। और इसे फिर से तभी एक्टिव पाया गया जब कोई रॉकफोर्ड वापस आ रहा था। और उनका दावा है कि डेटा दिखाता है कि मैकी टेपी के घर के पास था, जिसमें 6 दिसंबर को कई घंटे भी शामिल है, लेकिन उस समय दंपत्ति शहर से बाहर था।
यहां तक कि एनबीसी ने भी रिपोर्ट किया कि वहां की सुरक्षा वीडियो में उसे घर में जाते हुए दिखाया गया था। मार्क, इस बारे में बताइए। हाँ, ये बचाव पक्ष के लिए सबसे परेशान करने वाली बातों में से एक है। उसके पास अपनी पूर्व पत्नी के घर पूर्व में 3 राज्यों दूर होने का कोई अच्छा कारण नहीं है। वो गलत कर सकता है, लेकिन ये गैरकानूनी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि ये गैरकानूनी है। हम कह रहे हैं कि आपकी पूर्व पत्नी और उसके नए पति में अब भी खतरनाक दिलचस्पी है। जिस किसी के पास भी थोड़ी सी समझ है, वो जानता है कि आपका मोबाइल फोन जहां भी आप जाते हैं, आपकी लोकेशन ट्रैक करता है। इसीलिए कोई समझदार व्यक्ति जिसे ट्रैक नहीं होना है, अपने मोबाइल को डिसेबल या बंद कर देगा या बैटरी निकाल देगा। वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कोई भी सिग्नल मोबाइल टावर तक न पहुंच सके। और इसलिए यहां भी शायद यही हुआ है। अगर वो तैयार था तो इस बारे में सोचिए। ये कोई आवेग में किया गया अपराध नहीं है। आवेग में किया गया अपराध वो होता है जब आप अचानक किसी चीज का सामना करते हैं और बिना सोचे समझे काम करते हैं। अगर आप इलिनॉय में हैं और आपकी पूर्व पत्नी ओहायो में, तो वहां गाड़ी से पहुंचने का समय आपको सोचने का मौका देता है, जिसे कानून पूर्व योजना और सोची समझी मंशा कहता है। और एक अपराधी के पूर्व योजना और सोची समझी मंशा का हिस्सा यह भी होता है कि वो सोचता है, मैं पकड़े जाने से कैसे बच सकता हूं। अपना मोबाइल बंद करना, उसे एक खास बैग में रखना जिसमें से सिग्नल बाहर न जाए, चाहे उसने जैसे भी उसे डिसेबल किया हो। शायद यही हुआ था। ये कोबरगर के मामले जैसा है, जब उन्होंने कहा कि उसने हत्याओं के अहम समय पर अपना फोन बंद कर दिया था, लेकिन कम से कम उसके पास कोई ना कोई, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि वो काम करने वाला था, लेकिन वो ऐसा था कि वो स्कूल भी पास में ही जाता था, हो सकता है वो उस इलाके में गाड़ी चलाता हो। अगर वे मोबाइल फ़ोन के डेटा या निगरानी के ज़रिए ये साबित कर सकते हैं कि मैकी वहाँ है, तो ये बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है ये डायन मिनाशी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन क्या आप असली डेटा को चुनौती दे सकते हैं? क्या वो असरदार है? आप कहते हैं अरे ये सही नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन डेटा नहीं देख सकते, ये गड़बड़ है, निगरानी डेटा नहीं देख सकते, ये भी गड़बड़ है। क्या ये तरीका काम करता है? आमतौर पर यह सबूतों को खारिज कराने के मामले में काम नहीं करता, क्योंकि आपको एक सबूतों को खारिज कराने की सुनवाई में चौथे संशोधन का उल्लंघन साबित करना होगा। अधिकतर जो वे करेंगे वो ये है कि वे इसकी नींव या इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाने की कोशिश करेंगे। मुकदमे में अभियोजक पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो जज के सामने सबूत पेश करे और कहे, जज साहब, यह सबूत की नींव है, ये इस सबूत की प्रामाणिकता है, कृपया इसे केस में शामिल करें ताकि जूरी इसे विचार कर सकें। यही वो हिस्सा है जहां बचाव पक्ष इस पर हमला करेगा। किसी तरह कहेंगे कि इसकी सही नींव नहीं है, ये सही तरीके से प्रमाणित नहीं है। वे इसे केस में शामिल होने से रोकने की कोशिश करेंगे, या तो प्री ट्रायल मोशन में, जिसे मोशन इन लिमिने कहा जाता है, जिसमें सबूतों को ट्रायल में शामिल करने को सीमित किया जाता है, या फिर ट्रायल के दौरान, जब वे उस व्यक्ति को गवाही के लिए बुलाते हैं जिसने सबूत इकट्ठा किए थे, जिरह कर उस प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जिससे मोबाइल फोन की जानकारी जुटाई गई थी। अब मुझे दूसरे अहम सबूत पर जाना है। ये बड़ा सबूत है। अधिकारियों ने बताया कि हत्या से पहले टेपे के घर के पास एक कार देखी गई थी और फिर कथित तौर पर यह कार हत्याओं के बाद वहां से चली गई और उसे उस इलाके में कम से कम एक बार और कैमरे में देखा गया और बताया गया है कि उन्होंने इसका पता मैकी और फिर रॉकफोर्ड तक लगाया। और उनका दावा है कि मैकी ने कथित तौर पर इस सिल्वर एसयूवी पर कम से कम 2 नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल किया, जिनमें एक चोरी की गई ओहायो प्लेट और एक एरिजोना प्लेट शामिल है। और जब उन्होंने कार को ढूंढा तो बताया गया कि उस पर एरिजोना की प्लेट लगी हुई थी और सबूत था कि एक स्टिकर को कहे तो जल्दीबाजी में हटा दिया गया था। मार्क ए, उन्हें यह कैसे पता चला? ट्रायल में कौन से सबूत पेश होंगे? बी, डिफेंस के लिए यह कितनी बड़ी समस्या बनेगा? हाँ, यह इस केस में अब तक देखे गए सबसे मजबूत सबूतों में से एक हो सकता है। 49 राज्यों में ओहायो सहित फ्लॉक कैमरे लगे हुए हैं। ये उस कंपनी का नाम है जो लाइसेंस प्लेट्स को ट्रैक करती है और पुलिस अधिकारियों को चोरी हुई गाड़ियां, जिन लोगों के खिलाफ वारंट है, यहां तक कि सस्पेंडेड टैग्स भी ढूंढने में मदद करती है। और जब हम में से ज्यादातर लोग अलग-अलग राज्यों की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, तो ये कैमरे हमारी लाइसेंस प्लेट को कैप्चर करते हैं और इन्हें खास तौर पर लाइसेंस प्लेट देखने और उन्हें पेंडिंग वारंट से मिलाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। संभवतः यही से यह जानकारी आई होगी। ये जानकारी आसपास के घरों के सुरक्षा कैमरों से भी मिल सकती है, लेकिन फ्लॉक कैमरे कोलंबस जैसे बड़े शहरों में हर जगह हैं। शहर में सफर करते हुए आप कई बार इन कैमरों की रेंज में होंगे। फिर से, कोई जो समझदार है वो ये जानता है,
आप डॉक्टर होकर समझदार न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? तो कोई जो समझदार है, वो ये जानता है। इसीलिए वो ऐसे कदम उठा रहा है ताकि पहचान न हो सके। नंबर प्लेट चुराना सबसे आसान है, क्योंकि हम में से कोई भी अपनी नंबर प्लेट सुरक्षित नहीं रखता। इसे हटाने के लिए सिर्फ स्क्रू ड्राइवर चाहिए और फिर उन स्टिकर्स को फाड़ देना जो ये बता सकते हैं कि वो किस काउंटी से है। उदाहरण के लिए, ओहायो में हर नंबर प्लेट पर एक स्टिकर होता है जो उसकी काउंटी बताता है। ये भी मुमकिन है कि उसने ऐसा ही किया हो। मार्क, इसमें बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता। मैं एक उदाहरण देता हूं। वो कहते हैं कि यह हत्याएं सुबह 3:52 हुई थी। अधिकारी ये कैसे जानते हैं? खैर, कुछ हद तक ऐसा हो सकता है। एक डॉक्टर, एक ऑटोप्सी डॉक्टर, एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ आपको बिल्कुल सटीक समय नहीं बता सकता। लेकिन घर में मौजूद अन्य डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य जो इसमें शामिल हो सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। निश्चित रूप से लोग हम में से जो स्मार्ट वॉच पहनते हैं, जानते हैं कि उदाहरण के लिए मेरी स्मार्ट वॉच लगातार मेरी हार्ट रेट और मेरे शरीर में हो रही चीजों की निगरानी कर रही है, चाहे मैं स्वस्थ हूं या नहीं। इससे हमें सबूतों का एक नया समूह मिलता है, जो 15 साल पहले हमारे पास नहीं था, जिससे हम वॉच या अन्य डिवाइस के आधार पर किसी के शरीर में क्या हो रहा है पता कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा बिंदु है, लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत कुछ नहीं है और मैं स्पष्ट व्याख्या चाहता हूँ। ट्रायल का उद्देश्य यही है। मकसद अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है ना? जरूरी नहीं। स्पष्ट कहे तो इसे दिखाना या साबित करना जरूरी नहीं। यह आरोपों में शामिल नहीं, बस टुकड़े जोड़ने और जूरी को कहानी समझाने में मदद करता है। एक और बात सामने आई है जिसे एनबीसी ने उजागर और रिपोर्ट किया है कि ये एक समस्या है। हलफनामे के अनुसार एक व्यक्ति ने अधिकारियों को बताया कि मैकी ने मोनिक को धमकाया था कि वो उसे किसी भी समय मार सकता है, उसे ढूंढ लेगा और उसके बिल्कुल बगल वाला घर खरीद लेगा। यह भी कथित तौर पर कहा गया था कि वो हमेशा उसकी पत्नी रहेगी। और कथित तौर पर मोनिक ने इस बारे में गवाह को बताया था। मुझे नहीं पता यहां सुनी सुनाई बात से जुड़ी समस्या है या नहीं, लेकिन मार्क ऐसा ही है। मेरा मतलब है, पहले आप बताएं, क्या ये सुनी सुनाई बात से जुड़ी समस्या होगी और क्या ये ऐसा सबूत है जो मदद करेगा? मेरा मतलब है, क्या ये ऐसा सबूत है जो ये साबित करेगा कि कोई जो इस मामले को इतना अजीब बनाता है, इतने सालों से तलाकशुदा, अचानक से आता है और कथित तौर पर उसे और उसके पति को मार देता है? आइए आखिरी सवाल का जवाब देता हूं। यह सबूत जूरी की मदद करेगा अगर मिल जाए। सुनी सुनाई बात से जुड़े सवाल पर अभी आता हूं। जैसा कि आपने बताया, हमें मकसद साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जूरी को मकसद जानने की बहुत इच्छा होती है, खासकर ऐसे मामले में जिसमें इतनी गंभीर सजा हो सकती है। जूरी के सदस्य अक्सर थ्योरी बनाते हैं और सोचते हैं कि हाहा, मैं समझ सकता हूं उसने ऐसा क्यों किया, शायद उसी ने किया है। अगर यह सामने आता है, तो यह मजबूत मकसद का सबूत बनता है, भले ही दिखाना जरूरी न हो। सुनी सुनाई बात वो बयान है जो अदालत के बाहर दिया जाए और सच्चाई साबित करने को पेश हो। आप जॉन को गवाही के लिए बुलाते हैं। अगर जॉन कहता है, मिसेस टेपी ने मुझे एक बार बताया, तो यह सुनी सुनाई बात है, यानी उसके लिए सुनी सुनाई बातों के नियम में अपवाद नहीं है। लेकिन अगर जॉन आकर कहता है, नहीं नहीं, प्रतिवादी ने मुझे एक बार खुद बताया था, तो वो सुनी सुनाई बातों के नियम का अपवाद है, वो सुनी सुनाई बात नहीं है। प्रतिवादी का अदालत के बाहर दिया बयान भी उसकी सच्चाई साबित करने के लिए पेश किया गया है। इस नियम के लिए एक विशेष छूट है जिससे इसे स्वीकार किया जा सकता है। तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये बयान कौन व्यक्ति दे रहा है और उस व्यक्ति ने ये कहां से सुना है। क्या आपको लगता है ये प्रासंगिक है? हमें इस पर बात करने का मौका नहीं मिला। रिपोर्ट थी कि गोलीबारी से 3 महीने पहले मैकी पर मेडिकल लापरवाही का मुकदमा था। पीपल मैगजीन ने मोनिका की एक दोस्त ने कहा कि उसके हिसाब से वो उसके बिना नहीं रह सकती थी, उसे उसकी जरूरत थी। तो उसके लिए अपनी नई शादी में खुश रहना, यही बात उसके नाजुक से अहंकार को बर्बाद कर गई। मेरा मतलब है, ये किसी की राय है। मैकी की जिंदगी में चल रही या कथित घटनाओं में से कितना इस मुकदमे में असर डालेगा? एक सबूत का नियम है जिसे जजों को ध्यान में रखना होता है, जो कहता है कि जो सबूत ज्यादा भड़काऊ और साबित करने में कम मददगार हो, उसे बाहर कर देना चाहिए। भड़काऊ का मतलब है कि वह जूरी की भावनाओं को भड़काएगा, जबकि साबित करने में मददगार का अर्थ है जूरी को अपराध की जानकारी देना। इसमें संतुलन का परीक्षण होता है। ये मुकदमे में आम अपवाद है। जज साहब, यह ज्यादा भड़काऊ है।
साबित करने में कम मददगार है और जूरी को गुमराह करेगा। ये उन्हें ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जो इस मामले के तत्वों को साबित करने में मददगार नहीं है। मुझे आश्चर्य होगा अगर डिफेंस वकील जज साहब से इस पर फैसला नहीं मांगेंगे। मुझे लगता है यह मुद्दा उठेगा। अगर वो सबूत पेश किया गया, चाहे प्री ट्रायल में या ट्रायल के दौरान, डायन मेनाशे और उनकी टीम उस गवाही को बाहर करने की कोशिश करेंगी। 13 अप्रैल को बंद कमरे में स्थिति समीक्षा बैठक होगी, जिसमें शायद वे भविष्य की तारीखें जैसे मोशन या सुनवाई तय करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये बंद कमरे में है, ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। मैं यही कहूँगा कि ये हाई प्रोफाइल केस है और कई लोग जुड़े हैं। उनकी मौतों ने समुदाय, दोस्तों और परिवार को झकझोर दिया है। ये बेहद भयानक है। इस बारे में आपको एक अंदाज़ा देने के लिए एनबीसी ने रिपोर्ट किया कि तेपे के रिश्तेदारों ने कहा था कि इस जोड़े का रिश्ता बहुत खूबसूरत, मजबूत और बेहद खुशहाल था और परिवार का दिल टूट गया है। उद्धरण: हालांकि कोई भी नतीजा इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। हमारा परिवार न्याय दिलाने, स्पेंसर और मोनिक का सम्मान करने और उनके प्रिय बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम सबूतों की बात करते हैं, लेकिन यही इंसानी पहलू है। मार्क वीवर, समय निकालने के लिए धन्यवाद। सच में इसकी सराहना करता हूं। धन्यवाद जेसी। और फिलहाल हमारे पास आपके लिए साइड बार पर बस इतना ही है। सभी को धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपना पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे X या इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा न्यूज़ नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न टाइम पर देखें। अगली बार मिलेंगे। नमस्कार।